भ्रमित इच्छा, दूसरा है ऐसना। ऐसना की जो परिभाषा पढ़ी, सर्वशुभ के अर्थ में, सर्वशुभ के अर्थ में जो इच्छाएं हैं उसको क्या बोल रहे हैं? ऐसना बोल रहे हैं। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, वो भी इच्छा ही बोल रहे हैं। फिर से इसको पढ़ लीजिए, ऐसना की परिभाषा, सर्वशुभ के अर्थ में जो प्राप्त इच्छाएं हैं वही ऐसना है। एक बार कोई रीड कर देंगे क्या ऐसना को, फिर से सभी लोगों को स्पष्टता हो जाए। मैं लिख भी देता हूं। ऐसना सर्वशुभ के अर्थ में इच्छाओं का प्रकटन। शुभ के अर्थ में इच्छाओं का प्रकटन। और प्रारब्ध में भी दोनों लिखा हुआ है। प्रारब्ध की भी परिभाषा पढ़िए, प्रारब्ध की भी परिभाषा पढ़िए। एक तो जो जितना जान पाता है उतना चाह नहीं पाता, जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता, जितना कर पाता है उतना भोग नहीं पाता, जो भोगना शेष रहता है वही प्रारब्ध है। एक और परिभाषा है। हाँ, मैं पढ़ लूं। हाँ, पहले से प्राप्त मानवीय संस्कार, मानवीयता पूर्ण आचरण में प्रवृत्ति। अब पहला ये जो आपने पढ़ा, ये सही प्रारब्ध की तरफ इंगित करता है? नहीं करता है? पहले से प्राप्त जो मानवीय संस्कार, मानवीय संस्कार, मानवीयता पूर्ण आचरण में प्रवृत्ति, में प्रवृत्ति, ये तो सही प्रारब्ध की बात कर रहे हैं। और जो दूसरा वाला है, जितना जान पाता है उतना चाह नहीं पाता, जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता, जितना कर पाता है उतना भोग नहीं पाता, जितना भोगना शेष रहता है वो प्रारब्ध। वो किसके रिलेटेड में है? भ्रमित इच्छाओं के रिलेटेड में। कैसे है? तो पहले दूसरे वाले को समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, अभी सुनना पड़ेगा तब ना हम बात करेंगे। आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम संवाद कैसे करेंगे? हाँ, तो अभी सुन लेते हैं बाद में। अभी जैसे बचपन से आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, है ना? जैसे अनुभूति है, कुछ भी देख लेती है ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अभी कुछ दिन पहले उसने कहीं पर बबल गन, जिससे एयर बबल निकलता है ना, वो देख लिया। अब पूछिए रश्मि जी से, मैं जहां भी जाता, पापा मेरे लिए एयर ये जो बबल गन लेके आना, बोलती रहती थी ना, बबल गन लेके आना, बबल गन लेके आना। और मैं भूल जाता था। मैं गया हुआ था दिल्ली, वहां पर भी फोन किया, मेरे लिए लिए, मेरे लिए लिए। उसकी इच्छा जो है भी वो बबल गन की है। अच्छा, मैं सही में दुकान में खरीदने गया और खराब था और मेरे को निकलना था, नहीं हो पाया। मैं आया, मैंने सबसे पहले रश्मि जी को बोला इसको ले जा करके जो भी मिलता है खरीद दीजिए। गए अमरकंटक में ही उसको खरीद दिए, वो ले करके आई, थोड़ा देर खेली, दूसरे दिन खेली, उसके बाद उसको रख दी, दोबारा छुई नहीं, दोबारा छुई नहीं। क्यों ऐसा ही हुआ ना रश्मि जी? छुई, उसके बाद दोबारा बबल गन का नाम ली, नहीं ली। उसका प्रारब्ध वहां खत्म, भोग लिया, अब उसको भोगने की इच्छा नहीं है। हाँ, यदि वैसा ही कोई बबल गन और दूसरे तरीके का देख लेगी, एक स्पेशल तरीके का देख लेगी, तो उसकी चाहना बन जाएगी। अभी उसकी चाहना नहीं बनी है तो वो जानी नहीं है। यदि जो जान लेती कि इससे भी कुछ बढ़िया चीज है, उसकी चाहना बन जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें। अभी उसके देखिए एक चीज में क्या लिखा है ना, कि मुझे बर्फ देखना है। क्या है? बर्फ देखना है। तो वो बार बार, हम बर्फ में कब जाएंगे, हम बर्फ में जाएंगे तो मैं वहां पर बर्फ से आपको मारूंगी, है ना? ऐसा ये सारा उसका आ गया है। कहाँ से? कहीं से देखा, जान लिया है, कहीं यूट्यूब या कहीं से जान लिया है। जानने से उसके चाहने में आ गया, जानने से उसके चाहने में आ गया है।
अब वो चाहने में आ गया है तो उसको वो करके देखना चाहती है, भोगना चाहती है। तो अब मैं उसका प्रारब्ध बना हुआ है, तो मैंने उसको कहा हुआ है ले चलेंगे। इस बार मार्च का प्लान हम लोग यही बना रहे थे, इसको बर्फ ले जाके दिखा देंगे। उसी बीच में प्लान आ गया गुजरात का। हमने कहा चलो गुजरात चले चलते हैं, अब जो है वो दिसंबर में ले चलेंगे। तो प्लान में बना रहा था, इसको बर्फ के लिए कहा है, कहीं बातचीत कर रहा था कि इसको बर्फ दिखाने के लिए ले जाना है। इसका प्रारब्ध बन गया है, वो जल्दी से उससे मुक्ति हो जाए इसकी। तो वो लेकिन वही कि प्लान चेंज हो गया, तो हमने कहा चलो कुछ दिन और प्रारब्ध रहने दो। ये देख रहे हैं उसमें ये कहां से आ रहा है। यदि वो नहीं जानती तो उसके चाहने में भी नहीं आता। जानी तभी ना चाहने में आया, ऐसा कुछ होता है। YouTube नहीं देखती, उसके चाहने में आता क्या? उसके चाहने में आता क्या? नहीं आता ना उसके चाहने में। अब वहां पर हम लोग रहते हैं, बाबा जी की एक पोती है जो USA में रहती है ना, गुड्डू हम लोग बोलते हैं उसको। क्या नाम है उसका? रितु शर्मा। बाबा जी की जो बड़े वाले भैया हैं, नहीं मार्कंडे भैया, उनकी बेटी USA। वो बीच बीच में आती है। उनका एक बेटा है, वो वेदू हम लोग से बोलते हैं, वेद नागराज राव, उनके साथ ये खेलती है। अब ये बोलते रहती है कि हम लोग USA कब जाएंगे। हमने कहा बड़ा मुश्किल हो गया यार, USA के बारे में जान लिया, अब उसके लिए भी चाहना आ गई। अब USA भी जाना है और वहां बर्फ भी देखना है। अब बर्फ देखना है तो USA जाके देखना है, दोनों जुड़ गया ना। बर्फ भी देखना है, USA भी देखना है, तो बढ़िया USA में जाके बर्फ देखना है। बेटा बहुत महंगा पड़ेगा ये। हमने कहा ये प्रारब्ध बहुत महंगा। हाँ लेकिन वही कह रहा हूं, देखिए कैसा हो रहा है ये। जब तक वो नहीं आई थी, इसको USA का पता नहीं था, USA का पता नहीं था, इसकी चाहना में नहीं आया था। तो पूछती है कितना दूर है USA? नाना जी जितना दूर है वही है ना। हमने कहा नहीं बेटा, उससे और ज्यादा दूर है। कितना दूर है? तो इसकी कल्पना में नहीं आ रहा है। इसको लगता है नाना जी भी काफी दूर है, बेगूसराय जाते हैं तो थोड़ा लगता है समय 20 घंटा 22 घंटा, तो उतना ही दूर होगा ना, तो क्यों नहीं जा रहे हम लोग। इसका वो अभी नहीं आया है कि भाई मतलब कितना दूर है, कैसा है। लेकिन जानने में आ गया तो चाहने में आ गया, जानने में आया तो चाहने में आ गया, जानने में नहीं आता तो चाहने में नहीं आता। कहीं पर देख ली वो एक कौन सा परी वाला ड्रेस, वो एक आता है ना परी वाला ड्रेस, और वो छड़ी, जैसे ही जानी मुझे भी चाहिए। जब तक नहीं जानी थी चाहने में नहीं था। चाहने में कैसे आ रहा है? जान रहे हैं तभी चाहने में आ रहा है, हाँ या ना। जानने में आ रहा है तभी ना चाहने में आ रहा है। अभी आप में iPhone 20 की चाहत है क्या? किन्हीं में? हाँ यही तो मैं भी कह रहा हूं। तो आया ही नहीं है तो उसकी चाहत ही नहीं है। तो जो जाना है उसी की चाहत होती है। अच्छा जानते तो बहुत सारा कुछ है, सबकी चाहत नहीं होती है, यही तो लिखा हुआ है। जितना जानते हैं उतना चाह नहीं पाते, जितना जानते उतना चाह नहीं पाते। जानने में तो ये भी देख लिया मूवीज में, सुपरमैन जैसा ताकत होता है, हल्क जैसा ताकत होता है ना, आयरन मैन जैसा है, वैसा भी चाहने में आ गया कि कहीं मुझ में भी वैसी सुपर पावर आ जाए। अरे ऐसा आपको लगता है, ऐसा आपको लगता है। शक्तिमान एक छोटे में सीरियल आता था, आप लोग ध्यान, वो शक्तिमान जब आता था तो बच्चे बहुत सारे छत से कूद गए थे, शक्तिमान बचाने के लिए आएगा। बच्चों को ऐसा लग गया था ऐसा कुछ होता है, वो छत से कूद गए कि शक्तिमान आएगा बचाने के लिए, बहुत डेथ हो गई थी। उसके बाद आकर के शक्तिमान को कुछ कुछ बताना पड़ा, ऐसा ये सब रियल नहीं है, ऐसा है, आप लोग ऐसा मत सोचना। जान लिया तो चाहने में आ गया। मैं जब वो हल्क मूवी देखा था ना, तो रात को मेरे सपने आते थे कि मैं लंबा लंबा जंप मार रहा हूं। रियल में नहीं आ सकता, कल्पना में तो जंप मार सकता हूं ना, उस ताकत को एंजॉय कल्पना में तो कर सकता हूं ना। तो क्यों ऐसा मेरे को आ रहा है?
मेरे सपने में क्यों ऐसा आ रहा है? मेरे जानने में आया तो मेरे चाहने में आ गया कि मैं ऐसा उड़ सकता हूं क्या, मैं ऐसा उड़ सकता हूं, मेरे चाहने में आ गया। ये बात पकड़ में आ रही है? तो जितना हम जानते हैं उससे कम हमारी चाहना में आता है, क्योंकि जानते तो बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा कुछ जानते हैं, देखे हुए बहुत सारा कुछ है। जहां जाते हैं कुछ देखते हैं वो चाहने में आ जाता है। कहीं गए किसी का घर, अरे वाह कितना सुंदर है, हाँ या ना? किसी के घर के अंदर गए, क्या सोफा है, बहुत बढ़िया है, क्या वॉशरूम है, अरे वाह बहुत बढ़िया, ऐसा ही वॉशरूम अपने को इतना आ जाता है। जानते हैं इतना चाहने में आ जाता है। मार्केटिंग इसलिए तो है, इतना एडवर्टाइजमेंट क्यों किया जाता है? आप जान लो, आप जान तो लो ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, आपके चाहने में आएगा ही आएगा। क्यों इतना सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं? आप एक बार जान तो लो। क्यों जान? आप जान लोगे तो आपके चाहने में आ ही जाएगा। खूब प्रचार, मूवी, कोई भी मूवी आती है उसके पहले उसके बहुत रील्स बनाए जाते हैं, बहुत उसको पॉपुलर किया जाता है। क्यों? आप जान तो लो, जान तो लो, आपके चाहने में आ जाएगा। अभी कोई मूवी आई थी ना, धुरंधर, कितने उस पे आ रहे थे ना, क्या एक्टिंग किया है, क्या एक्टिंग किया है, खूब आया था ना। अब जैसे यार क्या एक्टिंग किया, एक बार चल के देखना चाहिए, है ना? देखा भी होगा बहुत सारे लोगों ने जाकर के, देखा होगा ना, चाहने में आ गया। यदि आपको जानने में नहीं आता कोई धुरंधर मूवी आई है तो आपके चाहने में भी नहीं आता वो धुरंधर मूवी। ये बात पकड़ में आ रही है? तो जितना जाना उससे कम ही चाहने में आता है। जितना चाहते हैं, चाहते तो बहुत कुछ है, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, वैसा, प्लानिंग बहुत होता है। करने जाते हैं तो उससे कम ही करते हैं, करने जाते हैं तो उससे कम ही करते हैं, और जितना करते हैं उससे जो भोगते हैं उससे कम ही भोगते हैं, उससे कम ही भोगते हैं। तो भोग करके जो हमारे को तृप्ति चाहिए थी वो बची रह जाती है, कि और तृप्ति होगी हमारी, ये कामना बनी रहती है। यही है प्रारब्ध, यही है प्रारब्ध। और ऐसे प्रारब्धों को हम भोगते रहते हैं। मैं अपनी बच्ची में देख ही रहा हूं, जहां जहां जा रहे हैं वो सब देखती जा रही है, उसके चाहने में आती जा रहा है, और वो उसके प्रारब्ध में जुड़ता जा रहा है। मैं बाप हूं, मेरा जिम्मेदारी बनते जा रहा है उसको भोगना, उसका जो है उपलब्ध कराने का, बनते ही जा रहा है वो बहुत सारा चीज। यूएसए का प्रारब्ध बन गया, बर्फ का प्रारब्ध बन गया, समुद्र का प्रारब्ध पिछले साल, उसके पिछले साल पूरा कर दिया था। वो पिछले साल आया था तो उसको घुमा दिया था। उधर कहाँ कहाँ गए थे हम लोग, द्वारका, सोमनाथ, वहां ले जाके घुमा दिया था। कुछ हद तक प्रारब्ध वो पूरा हुआ। किसी दिन रेगिस्तान का भी हो जाएगा तो वहां भी ले जाना पड़ेगा, क्या करें, प्रारब्ध को तो छोड़ नहीं सकते ना। ऐसे सब इच्छाएं होते जा रही है। हाँ, उसमें ये सब हमको करना पड़ेगा धीरे धीरे, कि ये प्रारब्ध सही दिशा ले ले। इसमें जो पहली वाली प्रारब्ध है, मानवीयता के अर्थ में जो प्राप्त जो स्वीकृतियां हैं वो है प्रारब्ध। तो बाबा जी अब क्या कर रहे हैं, हमारे प्रारब्ध जो भ्रमित वाले हैं ना, उसको सही प्रारब्ध की तरफ मोड़ रहे हैं। क्या सही प्रारब्ध? अब मैं देखता हूं, मैं हर तरीके से जो मुक्त होने के लिए आया था, अमानवीयता से मुक्त होने के लिए, मुझ में मानवीयता की कामना आने लगी है। मैं ही एक आदमी देखता हूं मैं अपने आप को, जब 2010 में आया था, मुझे पैसे से पूर्ण विरक्ति थी, पूर्ण विरक्ति। मुझे पैसे का कोई भय नहीं था, पैसे के बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोचता था, सोचता ही नहीं था कि मेरे पास रहे ना रहे, कोई मेरे को टेंशन नहीं था। ऐसा लगता था कि पैसा मुझे कभी छू नहीं सकता, ऐसा कॉन्फिडेंस। अब मैं देखता हूं कि कैसे कैसे मेरा ये प्रारब्ध बन गया। अब मैं चिंतित होता हूं, कई बार मैं पैसे के लिए सोचता हूं, कहीं वो भ्रमित इच्छा के लिए तो नहीं है, या वित्तेषणा के लिए। किस अर्थ में है भाई, व्यवस्था बने उसके अर्थ में मेरे में कामना है, या कोई भ्रमित इच्छा के अर्थ में हो गया है?
तो मेरे में ये, मैंने दर्शन को पढ़ के वित्तेषणा आया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मेरे भ्रमित कामना भी आ गई है जिसको मैं आज के दिन झेल रहा हूं। एक समय नहीं था, लेकिन वित्तेषणा को जैसे ही मैंने उजागर किया, मेरे में फिर से वो भ्रमित कामनाएं जो थी प्रारब्ध के रूप में आ गई। अब मैं उसको संतुलित करने का कोशिश कर रहा हूं, संतुलित करने की कोशिश कर रहा हूं, ये शुद्ध रूप से वित्तेषणा के रूप में रहे, भ्रमित इच्छा के रूप में ना जाए, भ्रमित इच्छा के रूप में ना जाए। और ये इस अर्थ में होने के बाद अब मैं सोचता हूं कि घर भी होना चाहिए। किस अर्थ में? भाई हम किसी के साथ संवाद करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, अध्ययन अध्यापन कराना चाहते हैं, तो हमको घर की आवश्यकता है, उनको भोजन कराने की आवश्यकता है। ये सब हमारे पास उपलब्ध हो, ये सब हमारे पास उपलब्ध हो, इस अर्थ में हमारे में कामना होती है, जो इसकी मैं पहले कभी नहीं सोचता था। लेकिन उसके साथ जो मेरा प्रारब्ध बचा हुआ था, वो जैसे ही वित्तेषणा आया, उसके साथ मेरे पुराने प्रारब्ध जो भ्रमित इच्छाएं थे वो भी जुड़ गई हैं। आज के दिन उसको संतुलित करने का कोशिश कर रहा हूं कि भ्रमित इच्छाएं ना आ जाए, उसमें भ्रमित इच्छाएं उसमें ना आ जाए, शुद्ध रूप में ऐश ना रहे। अब मेरे में जो नया प्रारब्ध बन रहा है, जिसको मैं देख रहा हूं, ये मानवीयता के अर्थ में ये धन बल, जन बल, यश बल हमारे में बनने लगे। जैसे मैं आज के दिन जहां भी जाता हूं, मैं उसमें बहुत सतर्क रहता हूं। मैं चाहता हूं कि पहचान हो, लेकिन ये चाहता हूं इतना ही पहचान हो जितना मैं हूं, जितना मैं हूं उतना ही पहचान हो। उससे ज्यादा का पहचान की अपेक्षा होगी तो मेरा ये प्रारब्ध बन जाएगा, मैं मान भय से ग्रसित हो जाऊंगा। तो मैं जितना हूं उतना ही पहचान कराना चाहता हूं। क्या भाई मेरे में भास आभास हुआ है और मैं पुस्तकों को पढ़ने में निष्ठान्वित हुआ हूं, ऐसा आपको पहचान हो। वो होने से मुझ में जो भी गुणात्मक परिवर्तन हुआ आंशिकता में, मेरी ऐसी अपेक्षा रखती है कि आपको पहचान हो। ऐसा पहचान होने से क्या होगा, आप में पुस्तक को पढ़ने के लिए प्रेरणा बनेगी, ऐसा मुझ में स्वीकृति बनता है। आप में पुस्तक को पढ़ने की प्रेरणा बनती है, आप पढ़ने लगते हो, मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जितना भी गुणात्मक परिवर्तन कर पाया, उस अर्थ में आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन पाया। ये मैं बारंबार, कल से आप देख रहे हैं ना, बारंबार मैं पुस्तकों पे ले जा रहा हूं। क्यों ले जा रहा हूं? मैं ये बारंबार ध्यान दिलाने का कोशिश कर रहा हूं कि पुस्तकों को बारंबार शोध करने से मुझ में कुछ आंशिकता में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। कितना गुणात्मक परिवर्तन हुआ है? जितना हुआ है उतने को ईमानदारी से रखना चाहता हूं, इतना ही हुआ है, लेकिन हुआ है, गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। और जितना गुणात्मक परिवर्तन हुआ है उतने की अपेक्षा है कि आप उसको पहचानो। पहचानने से आपको क्या होगा? आपको प्रेरणा मिलेगी पुस्तक पढ़ने की, पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। उससे मुझे ऐसा विश्वास है आगे आपकी गति बनेगी। ये समाज गति में मेरी भागीदारी हुई। इस अर्थ में मैं इस लोकेशना को देखता हूं, इस अर्थ में मैं लोकेशना को देखता हूं। इसमें स्लिप होने का बहुत चांस है। क्या स्लिप होने का चांस है? मैं जितना हूं नहीं उससे ज्यादा दिखना चाहूं तो स्लिप होने का चांस है। फिर मैं मान भय में ग्रसित हो जाऊंगा। फिर मेरे लिए वो आ जाएगा, सरलता की जगह हम कुछ दिखावा आडंबर में चले जाएंगे। स्लिप होने की जगह बनी हुई है वहां, मैं वहां सतर्क रहता हूं कि स्लिप ना हो जाऊं, है ना? क्यों? अभी हमारा प्रारब्ध है, ये हमारा अभिमान, हमारा प्रारब्ध है, ये मेरा प्रारब्ध है, ये मेरे में ये प्रारब्ध है। अनुभव नहीं है तो ये सब प्रारब्ध है ना मेरा। ये प्रारब्ध कब हमारे को स्लिप करा दे और मैं लोकेशना के सही स्वरूप की जगह यश कामना में चला जाऊं, अपनी पहचान की भूख में चला जाऊं, इसकी संभावना है ना? क्या लगता है तो उसको ईमानदारी से रख दो ना, है तो ईमानदारी से रख दो। मैं खुद भी सतर्क रहूं और आपको कभी दिख जाए कि मैं ऐसा भूल कर रहा हूं, आप मेरा ध्यान दिला दो, मैं सतर्क हो जाऊं। आपको कभी भी दिख जाए कि मेरे से चूक हो रही है, आप मेरा ध्यान दिला दो और मैं सतर्क हो जाऊं, हाँ या ना?
तो लोकेशना को सही ढंग से हम स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको जो मैं जितना समझ रहा हूं, जितना गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, मैं चाहता हूं उतने गुणात्मक परिवर्तन को आप में पहचान कराऊं कि मुझ में हुआ है, और उसकी विधि आपको पहचान करा पाऊं इस विधि से हुआ है। तो क्या होगा, एक तो गुणात्मकता के लिए आप में जिज्ञासा बनेगी, और इस विधि दर्शन के शोध के लिए आप में प्रवृत्ति बनेगी। यदि ये दोनों होता है तो मेरी लोकेशना तृप्त होती है। मेरी लोकेशना तृप्त होती है। क्या तृप्त होती है कि भाई जितना भी गुणात्मक परिवर्तन हुआ उसकी आप में स्वीकृति हुई, उससे मुझे तृप्ति होती है, और ज़्यादा मैं कैसे और आगे बढ़ूं इसकी मुझ में और कामना प्रबल होती है। तो आंशिकता में गुणात्मक परिवर्तन हुआ, वो भी हम चाहते हैं कि उसकी भी पहचान हो जाए। इससे उतने का ही तो आपको मिलेगा। क्या ये ठीक लग रहा है? ये ठीक लग रहा है? तो कैसे अब बाबा जी इन सारी चीजों को उस सर्वशुभ के अर्थ में हमारे को कर रहे हैं, है ना, सारी इच्छाओं को सर्वशुभ के अर्थ में। जो ये जो तीन चीजें कहा, यश कामना, जनबल कामना, धनबल कामना, यदि वो स्वार्थ की सीमा में है, किसकी सीमा में है? स्वार्थ, व्यक्तिगत, परिवारगत सीमा में है, तो वो ऐशना नहीं है, वो भ्रमित इच्छाएं। यदि ये सभी कामनाएं हर व्यक्ति में है, हर आदमी में जनबल कामना है, हर आदमी में धनबल कामना है, हर आदमी में यश बल कामना है। कोई भी आदमी दिखता है जिसमें यश बल कामना नहीं हो? मैं जिस घर में रहा, हमारे माता पिता तो यही रहे, अपने कुटुंब में सबसे बड़ा दिख जाए, यही रहा, कुटुंब में हम सबसे बड़ा दिख जाए, उनका मान सम्मान हो। क्या लगता है, अपने परिवारों में देखा है ये सब चीज? हम सबसे, हमारा यश सबसे ज्यादा हो जाए, ये दिखा है ना? धन सबसे ज्यादा हो जाए, ये दिखा है ना? तो ये सब कामना तो है ही, लेकिन जब तक वो स्वार्थ की सीमा में है, व्यक्ति के सीमा में है, परिवार की सीमा में है, तब तक वो भ्रमित इच्छाएं हैं। तब तक वो क्या है? भ्रमित इच्छाएं। हमने धन इकट्ठा किया है वो सिर्फ इसके लिए कि परिवार उसका उपभोग करे, स्वार्थ की सीमा में। क्या लगता है, इतना ज्यादा जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो क्या चीज के लिए अर्थ में? उपकार कार्य के लिए है क्या? उपभोग की सीमा में। जब यही जो हमारे पास धन उपलब्ध है वो हमारा परमार्थ परार्थ के लिए जब नियोजित होने लगे, उसी को ऐशना कह रहे हैं, उसी को ऐशना कह रहे हैं। है दोनों ही इच्छाएं भ्रमित स्थिति में भी और सही के अर्थ में भी। जनबल, धनबल, यशबल तीनों भ्रमित अर्थ में भी है। यदि भ्रमित अर्थ में है वो स्वार्थ की सीमा में है। यही चीजें सर्वशुभ के अर्थ में हो गया, उसको ही ऐशना बोल दे रहे हैं। ये ठीक है? तो ये जो प्रारब्ध को ही बदल दे रहे हैं बाबा जी, ये जो गलत प्रारब्ध जो हमारा बना हुआ था उसको सही प्रारब्ध की ओर कर रहे हैं। अब ऐसा प्रारब्ध बन गया है, ऐसा प्रारब्ध बन गया है, अब मुझे लगता है कि ये शरीर यात्रा पहले था, कैसे इस शरीर यात्रा से मुक्ति मिले। अब ऐसा प्रारब्ध बन रहा है कि कितना हम इस शरीर यात्रा को सफल बनाएं, जितना सफल हो पाए, बाकी जो बचेगा अगले शरीर यात्रा में सफल कराएंगे। अब हम शरीर के आवागमन से मुक्त नहीं होना चाहते हैं, अब हम बारंबार शरीर लेना चाहते हैं इन ऐशनाओं में जीने के लिए। मेरे में तो कामना बनी है। मैं जो भक्ति विरक्ति का आदमी था, मैं मूलतः मैं भक्ति विरक्ति का आदमी था। सीरियसली बताओ, मुझे नहीं था संसार से, जितने भी पुराने लोग हैं जो मेरे को जानते हैं, मेरे को कोई दर्शन से, किसी भी जीवन विद्या अभियान से कोई मतलब नहीं था। मैं तो 2010 से मैं कोई अभियान में कोई रुचि नहीं थी मेरा था अपना निकल लो। समय लगा है 12-13 सालों में ये कामना मेरी बदली, स्वांता सुखाय की जगह सर्वशुभ की कामना बनी, और पिछले 2-3 सालों से आप देख रहे होंगे कि मैं इस दिशा में प्रवृत्त हुआ हूं।
उससे पहले मेरा आप लोगों ने कहीं पर कुछ नहीं देखा होगा। ये 2-3 सालों में मेरे में ऐषणाओं का उदय होना शुरू हुआ है। ये पुस्तकों को पढ़ने से, बारंबार पुस्तकों को पढ़ने से मुझ में मानवीयता स्थिर होने लगी। ये औचित्यता की स्वीकृति होने लगी। पहले अनुचित्यता से मुक्ति के लिए प्रयास था, बारंबार पढ़ने से औचित्यता की स्वीकृति होने लगी। मानवीयता हमारे में चित्रित होना, उस मानवीय स्वरूप में जीने के लिए हमारे में इच्छा होने लगा। ये होने लगा, अब क्या करें? अब ये नया प्रारब्ध बना दिया है उन्होंने, बाबा जी ने, और ये अच्छा लगता है, मैं इससे प्रसन्न हूं। मैं इससे मुक्त नहीं होना चाहता। उस प्रारब्ध से मुक्त होना चाहता था, इस प्रारब्ध से युक्त होना चाहता हूं। मैं इस प्रारब्ध से युक्त होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मुझे दिव्य मानवीयता अभी नहीं चाहिए। मेरे को लगता है मैं मानवीयता में जी करके उपकार कार्य करना चाहता हूं, बारंबार जीना चाहता हूं इन ऐषणाओं में। कोई तकलीफदायक नहीं लगती है। कभी हो जाएगा कि भाई अब ये तृप्त हो गया, इन ऐषणाओं से मुक्ति हो जाएगी, होगा किसी शरीर यात्रा में। अभी तो मैं जहां हूं, मैं ऐषणाओं में ही जीना चाहता हूं। मैं दिव्य पद, देव पद की जगह मैं मानव पद के लिए ही सोचता हूं। मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। मानव के जैसा जीना चाहता हूं। मानव के जैसा जी करके आगे देखेंगे, इससे तृप्ति होगी, इससे और ज्यादा तृप्ति के लिए देव पद और दिव्य पद के लिए प्रयास करूंगा। अभी तो मानव पद, अब तो जो भी है 2-4 शरीर यात्रा मानव पद के लिए ही लगाने वाला हूं मैं। ये इस शरीर यात्रा में मेरा गहरा बदलाव हुआ है। मेरा नया प्रारब्ध बना है इस शरीर यात्रा में, आदरणीय नागराज जी की कृपा से। आदरणीय नागराज जी की कृपा से मेरा नया प्रारब्ध बना है, जिस नए प्रारब्ध को मैं भोगना चाहता हूं। क्या मतलब? इस मानव पद में जी करके मैं इन ऐषणाओं में जीना चाहता हूं। यही है मेरा नया प्रारब्ध। जो प्रारब्ध की दूसरी परिभाषा आपने पढ़ी वो है। एक प्रारब्ध ये था, जितना जान पाते, जितना चाह पाते। दूसरा, मानवीयता के प्रति मेरा आकर्षण हुआ है। उस प्रारब्ध को मैं अब जी करके भोगना चाहता हूं। क्या भोगना चाहता हूं? मेरे में कामना तो आ गई ऐसा, लेकिन उसको भोग के तो देखा नहीं है ना, उसको जी के देखा नहीं है ना। मेरे में कामना आ गई है, लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना की। क्या उसको मैं जी लिया हूं? क्या जी लिया हूं मैं? जी लिया क्या? नहीं। जीने की कामना आई है, अब मैं उसको जीऊंगा। कब तक जीऊंगा? जब तक मैं जी करके तृप्त नहीं हो जाता, उसको भोग नहीं लेता। जब भोग लूंगा तो पहले मेरी कौन से ऐषणाओं से मुक्ति हो जाएगी? कौन सी ऐषणाओं से मुक्ति होगी पहले भोगने के बाद? पुत्रेशना, वित्तेशना से मुक्ति होगी, तो देव पद में पहुंचूंगा। फिर लोकेशना से भी मुक्ति हो जाएगी, दिव्य पद में पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी तो मेरी कोई कामना नहीं है ऐषणाओं से मुक्ति के लिए। अभी तो मैं ऐषणाओं में जीना चाहता हूं। इसमें पुत्रेशना समझाना बाकी है। हाँ, करते आते। पहले ये तो समझ में आया ना, कोई ऐसा है जो इन ऐषणाओं से मुक्त होना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो इन ऐषणाओं से युक्त होना चाहते हैं? ऐषणाओं से युक्त होना चाहते हैं। बिल्कुल यही हमारे को करना पड़ेगा। यही है मानव पद के प्रति आकर्षण। यही है मानव पद के प्रति आकर्षण। अभी दिव्य पद के प्रति आकर्षण नहीं होगा हमारा। अभी दिव्य पद के प्रति आकर्षण नहीं होगा। कोई तकलीफ नहीं है जीने में। भ्रमित इच्छाओं के साथ जीने में तकलीफ है, ऐषणाओं के साथ जीने में तकलीफ नहीं है। ऐषणाएं जो हैं वो सुख का स्रोत है। ऐषणाएं सुख का स्रोत है। ये मेरे को पकड़ में आया बहुत अच्छे तरीके से। इस दर्शन को पढ़ करके ये समझ में आ गया, ऐषणाएं सुख का स्रोत है। यश बल, जन बल, धन बल ये सुख के स्रोत है, यदि वो सर्वशुभ के अर्थ में हो तो। यदि सर्वशुभ के अर्थ में नहीं है, वही यश बल, धन बल, जन बल स्वार्थ की सीमा में है, परिवार की सीमा में है, समुदाय की सीमा में है, समुदाय की सीमा में है, तो वो भ्रमित इच्छाएं। वो व्यक्ति की सीमा में भी हो सकता है, परिवार की सीमा में भी हो सकता है, और समुदाय की सीमा में भी हो सकता है। हाँ, है ना? यदि वो सब समुदाय की सीमा तक भी है, वो भ्रमित इच्छाएं ही हैं, उसकी पूर्ति नहीं होने वाली। पूर्ति नहीं होगी तो दुख ही मिलने वाला है। यदि सर्वशुभ के अर्थ में है, उसकी पूर्ति होनी ही है।
सर्व शुभ के अर्थ में है उसकी पूर्ति पक्का होगी। जो सर्व शुभ के अर्थ में नहीं है, व्यक्ति के अर्थ में है, परिवार के अर्थ में है, समुदाय के अर्थ में, उसकी पूर्ति नहीं होगी। ये पकड़ में आ रहा है? तो नागराज जी हमारा प्रारब्ध ही बदल दे रहे हैं। कितना ताकत चाहिए उसके लिए। हमारे पुराने प्रारब्ध को वो नए प्रारब्ध से बदल रहे हैं। मैं इसको देख पा रहा हूं, मैं इसको देख पा रहा हूं कि क्या उनमें ताकत थी। हमारे पुराने प्रारब्ध को कैसे उन्होंने नए प्रारब्ध, सही प्रारब्ध में बदल दिया। पूरा नहीं बदला है, बदल रहा है और विश्वास हो रहा है बदलेगा। अब इस शरीर यात्रा से मुक्ति की जगह अनेक शरीर यात्राएं जीना चाहता हूं, उपकार कार्य में प्रवृत्त होना चाहता हूं। नहीं है कि हमको अब शरीर यात्रा ना लेना पड़े। अब मैं इन ऐष्णाओं में जी के तृप्त होना चाहता हूं। उसके बाद मैं एनालिसिस करूंगा कि इन ऐष्णाओं से मुक्ति हो कैसे। अभी ऐष्णाएं मेरे दुख के स्रोत नहीं हैं, ऐष्णाएं मेरे सुख के स्रोत हैं। जब ये लगेगा ऐष्णाएं भी बंधन की कारण है, तब ना उससे मुक्ति के लिए कोशिश करूंगा। मेरे लिए तो अभी ऐष्णाएं सुख के स्रोत है। ठीक है ये जी। एक भैया का प्रश्न था, पहले उसको कर लेते फिर। ये जो पुत्र ऐष्णा है, पुत्र ऐष्णा को व्यवस्था के अर्थ में देखा जाए, यदि मानवीय व्यवस्था बननी है, मानवीय परंपरा बननी है, तो क्या चाहिए? व्यवस्था में कुछ लोग चाहिए। व्यवस्था में भागीदारी के लिए कुछ लोग चाहिए ना। तो जैसे नागराज जी के पास जितने भी लोग आए उनको उन्होंने पुत्र रूप में स्वीकार किया। क्या पुत्र रूप में स्वीकार किया? कि भाई मानवीय व्यवस्था में भागीदारी करो, मानवीय व्यवस्था में भागीदारी करो। सबको मानवीय व्यवस्था में लगाया। जो आए, सोम भैया आए, उनको मानवीय व्यवस्था में, BR भैया मानवीय व्यवस्था, साधन भैया, योगेश भैया, सुवर्णा दीदी, बागड़िया जी, रण सिंह भैया, जो भी आए सबको किस में लगाया? उन्होंने व्यवस्था में लगाया, मानवीय व्यवस्था बनाने में लगा। यही है पुत्र ऐष्णा, यही है पुत्र ऐष्णा। मैं एक घटना बताता हूं, है ना। मुझे अच्छा लगता है कि एक बार मैं नागराज जी का ऐसे ही पैर दबा रहा था और कुछ पुस्तक पढ़ रहा था, और बाबा जी माता जी का फोटो था। ऐसा पढ़ते 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 कई बार होता है ना कि हमारा चित्त ऐसा निर्मल हो जाता है। तो मैं ऐसा पढ़ते पढ़ते नागराज जी का चित्रण बना, बाबा जी और माता जी का, कि इन दोनों लोगों ने कितना सुंदर जिया। दोनों लोगों ने, है ना, पूरे संसार को पुत्र रूप में स्वीकार लिया। एक ने शारीरिक पोषण किया, दूसरे से मानसिक संरक्षण दिया। जो लोग भी आए, माता जी सबकी सेवा करती थी और बाबा जी सबका मानसिक संरक्षण करते थे, मतलब जागृति में उसकी सहायता कर। मैंने कहा ऐसा पति पत्नी संबंध में यदि जीना हो तो ऐसे संबंध में मैं जीना चाहूंगा। मुझे लगा कि पहली बार पति पत्नी संबंध की सुंदरता मुझे दिखी। पहली बार ऐसा लगा कि पति पत्नी संबंध में जीना चाहिए। उससे पहले तो लगता था ये क्या है, सब वासना है, झंझट है। उस पहली बार लगा ये पति पत्नी की सुंदरता, कि ऐसा जीने की कामना। पहली बार विवाह को लेकर के मेरा आकर्षण हुआ, विवाह को लेकर के मेरे में आकर्षण हुआ। तो मैं बहुत भाव विभोर हुआ कि कितना सुंदर इन दोनों लोगों ने जिया। ऐसा जीना हो तो मैं ज्ञान नहीं चाहूंगा, ऐसा जीना चाहूंगा। मेरे को उस दिन जो है ये लगा प्रमाण अनुभव से आगे की चीज है, प्रमाण अनुभव से आगे की चीज है। यदि बिना ज्ञान के भी मैं ऐसा जी पाऊं तो मैं ऐसा जीना चाहूंगा। 2-4 शरीर यात्रा बाद ज्ञान मिल जाए, कोई तकलीफ नहीं। ऐसा यदि हम उपकार कार्य कर सकते हैं पति पत्नी संबंध के रूप में, ऐसा जीना चाहूंगा। क्यों हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वो जीने की सुंदरता मुझे दिखी। नागराज जी लेटे हुए थे, कोई चर्चा नहीं मेरे को बोले उठाओ। मैंने जैसे ही उनको उठाया, उनका चेहरा मेरे सामने आया, मेरी तरफ देखे और बोले है ना सुंदर। मैंने बोला बाबा जी बहुत सुंदर। मेरे आंख से आंसू आ गए, बहुत सुंदर है। हमने जिस सुंदरता को पहचाना, उनको पता चला हम ही सुंदर। बिना देखिए, ये है जागृत मानव की सहायता। क्या सहायता है? जिस सुंदरता को हम पहचान रहे हैं
उसका वो उत्साहवर्धन करे, सही पहचाने हो, सही पहचाने हो। और शायद लगता है वो कामना थी और हमको ऐसी अपेक्षा हुई तो वैसी पत्नी भी मिल गई। बहुत ही अद्भुत सहयोग है इनका हमारे साथ, अद्भुत सहयोग है, हमारी तो तृप्ति होती है। हमसे ज़्यादा उदारता है इनमें, हमसे ज़्यादा सेवा भाव है इनमें। जो भी आते हैं अपनी तरफ से स्वयं स्फूर्त विधि से, स्वप्रसन्नता से उनकी सेवा, उनके भोजन कराने में इनका मैं देखता हूँ प्रवृत्ति। हमसे ज़्यादा उदारता से ये खिलाने पिलाने में इनका लगता है। तो मेरे लिए तो बहुत ऐसा लगता है कि वो जो हमारे कामना बनी थी उसको नियति ने हमारा सहयोग भी कर दिया, है ना। तो किस तरीके से हमारे में सही की कामना बनती है और वही हमारा प्रारब्ध हो जाए, क्या तकलीफ। भाई गलत से तो बहुत भागने की कोशिश किया, अब सही से भी भागे क्या? सही से भागने का मन नहीं करता, सही में जीने का इच्छा बनता। ये आशावादी दर्शन है ये, इसलिए मैं इस दर्शन को आशावादी दर्शन कहता हूँ। बाकी सभी को मैं क्या कहता हूँ कि वो निराशावादी है या फिर कुंठा है। उसमें सभी का भला होता होगा जरूरी नहीं है। बहुत सारे साधक जाते होंगे लेकिन किसी एक समय में जाके डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होता है कि यार नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ये दर्शन मानवीयता से संपन्न होने की जो बात करता है, इसमें आशा का संचार होता है, इसमें आशा का संचार होता है ना। अंकल जी एक इनका है, उसके बाद आ जाते हैं जी। भैया जो ऐषणा के बारे में आपने बताया कि जो ऐषणा परिवार में होती है, ऐसा कुछ होता है कि स्वयं में होती है। जैसे पुत्रेषणा में बताया कि जनबल कामना, तो मतलब वो जनबल मतलब ऑल ओवर, क्योंकि जैसे लोकेषणा में मुझे मतलब सब लोग पहचाने, मान सम्मान दे, वो मेरी चाहत है, या मतलब परिवार की है, या मतलब कोई भी लोकेषणा में पा जाए। जैसे वित्तेषणा है, तो वित्तेषणा में मेरा धन का सदुपयोग समाज के लिए या मतलब उस तरह से हो, तो मेरा या परिवार का या मतलब किसी का भी मतलब समाज गद्दी के लिए हो, तो उसमें मुझे वित्तेषणा फील होगी। किस तरह से है ये? मेरे लेवल पे है, परिवार के लेवल पे है, या मतलब किसी का भी हो फिर भी मैं मतलब वो ऐषणा को पा सकता हूँ? अभी तो देखिए, जैसे अभी मान लेते हैं यहाँ है, अभी ये जो भी है, हम जिस व्यवस्था में हैं, ये है किनका? गिरीश भाई के नियंत्रण में। ये गिरीश भाई के नियंत्रण में है, इसका सदुपयोग हो रहा है, इससे इनकी तृप्ति हो रही है और उससे हमारी क्या तृप्ति हो रही है कि एक व्यक्ति जो है वो वित्तेषणा में जी रहा है, उससे हमको भी तृप्ति होती है। कैसे होती है? ये दर्शन के जो स्वीकृति हुई उससे, तो दर्शन का जो लोक व्यापीकरण हुआ उसकी तृप्ति हमको भी होती है। क्या चीज की स्वीकृति होती है? दर्शन का यश है ये, कि दर्शन के यश के कारण इनमें वो लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा आया। तो अब ये वित्तेषणा को सर्वशुभ के अर्थ में जो लगा रहे हैं, इससे हमको भी सुख मिलता है। क्या सुख मिलता है? हमारा यश भी स्वीकार होता है कि ये जो जीवन विद्या, जो मध्यस्थ दर्शन है, उसका यश फैल रहा है, उसका सुख हमको भी मिलता है। हमको मिलता ही है, नहीं मिलता है? यहाँ जीवन अपन सुनते हैं ना, कहीं नया सेंटर बना है, अपने को खुशहाली होती है कि नहीं होती है? कोई नया सेंटर बना है, उसकी खुशहाली होती है कि नहीं होती है? क्या खुशहाली होती है? हमारे में वो लोकेषणा है, ये मध्यस्थ दर्शन सही चीज है, इसकी पहचान हुई। वो पहचान की भूख हम में भी है ना, कि ये सही की पहचान हो, चाहे जिस भी माध्यम से हो, उससे हमारी भी तृप्ति होती है। उसको भैया रफली ऐसे समझ सकते हैं, जैसे क्लास में हम पढ़ाते हैं, हाँ और एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया, हाँ, हम आंसर दे रहे हैं, आंसर देते हैं तो उस बच्चे को ज्यादा तृप्ति होती है, बाकी के बच्चों को भी होती है, लेकिन बिल्कुल। थोड़ी कम होती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रियल में तृप्ति तो सबको ही होती है ना? तृप्ति तो सभी को होती है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है उसको थोड़ा ज्यादा होता है। बिल्कुल जी। अंकल जी,
आपका फिर उसके बाद है, आपका भी है ना जी। मेरा ये कहना है कि अभी जो आपने जीवन साथी की तारीफ की, मतलब तारीफ तो नहीं कह सकते, जो सच्चाई थी आपने बताई और एप्रिशिएट किया, सबने तालियां बजाई, तो मैंने सोचा कि ये तालियां उनको मिलनी चाहिए जो खुद आपके साथ रहकर सेवा का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आप तो बाबा जी के साथ काफ़ी समय रहे, उनके साथ अध्ययन भी किया, आशीर्वाद भी लिया और आपकी एक गति वहाँ बनी। उनके बाद जब आपसे ब्याह करके उनका आना हुआ तो आपकी एक गति बनी हुई थी और गति से जुड़कर आप सेवा भाव में लगे हुए थे। इनकी गति आपसे जुड़कर इस भाव में लग गई, तो क्या जीवन की गति में उनका भी कोई एक लक्ष्य तक पहले से पहुंचा हुआ था और फिर आपसे जुड़ा हुआ? इसके बारे में। इनमें ये सरलता मुझसे ज़्यादा पहले से है, इनमें सरलता मुझसे ज़्यादा पहले से है। कभी भी इनमें मैंने आज तक नहीं देखा कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई ये बड़ा आदमी है, कोई छोटा आदमी है, इनमें मैंने कोई प्रवृत्ति नहीं देखी। ये हर एक के साथ न्याय दृष्टि में जीना चाहती है। कभी मैंने नहीं देखा कि किसी को बड़ा मान रही है, किसी को छोटा मान रही है। ये हर एक के साथ मानवीयता के साथ ही जीती है। आप लोग भी देख ही रहे होंगे, ये जिनके साथ भी व्यवहार कर रही हैं, इनको छोटे बड़े का कोई भेद नहीं करती हैं। ये मुझसे ज्यादा है इनमें। ये भाषा रूप में इनके पास नहीं है, आचरण में इनके पहले से है। आचरण में इनके पहले से है। इनमें सरलता बहुत ज्यादा है। उसका रूट में देखता हूं, इनके पिताजी में सरलता है। इनके पिताजी बहुत ही सरल आदमी है। कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, एकदम सरलता। क्यों रश्मि जी, ठीक है ना पिताजी का सरलता? इसको ये समझेंगे कि ये पूर्व जन्म के कुछ ऐसे संस्कार लेके आई है, हाँ, जिसकी वजह से ये हो रहा है। हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इनके पूर्व संस्कार हैं वैसे, ये हमारे लिए बहुत एडिशनल हो गया है ही। इनमें जो ये सरलता है, ये मान भय नहीं है। ये वैसा मान भय इनमें नहीं है। इनमें ये अभिमान नहीं है। अद्भुत सरलता है इनमें। इसलिए इनके जीने से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। इनके जीने से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और दूसरी एक बात, इसके साथ मैं एक और अभ्यास कर रहा हूं। क्यों मैंने उनका नाम ये लिया? क्योंकि अभी मेरी बातचीत हो रही थी इनसे। अभी मैं जो भी काम कर रहा हूं, है ना, मैं ये बार बार कोशिश कर रहा हूं, ये अकेले मेरे का कार्यक्रम नहीं है, ये परिवार का कार्यक्रम है। मैं यहाँ बोलने की जगह पर हूँ, लेकिन ये मेरा अकेले का कार्यक्रम नहीं है, ये मेरी पत्नी, मेरी बच्ची का कार्यक्रम है। ये हम सभी को स्वीकार हो। इससे क्या होगा? तो जब भी मैं कोई भागीदारी कर रहा हूं, इसमें उनको भी सुख मिलेगा। मैं कोई भागीदारी कर रहा हूं, इसका सुख उनको भी मिलेगा। यदि वो परिवार का कार्यक्रम ना हो, सिर्फ मेरा कार्यक्रम हो, जो भी हमारा पहचान हो सिर्फ मेरा हो, इनका ना हो, इससे इनका कार्यक्रम नहीं बनेगा, मेरा कार्यक्रम बनेगा। उससे परिवार में घर्षण होगा। मैं उसका एक लिख देता हूं, पढ़ देता हूं। इसमें पेज नंबर 122, मानव व्यवहार दर्शन, जिसको मैं ध्यान रख के बारंबार उसको अभ्यास करता हूं, ध्यान पूर्वक, सतर्कता पूर्वक उसका अभ्यास करता हूं। पति पत्नी संबंध में दाम्पत्य जीवन की चरम उपलब्धि एक मन दो शरीर होकर व्यवहार करना है। एक मन दो शरीर मतलब हम व्यवहार रूप में हैं, क्या है, दिख रहे हैं, लेकिन हैं एक ही, एक मन है हमारा। ये जो कार्यक्रम है वो एक मन के अंतर्गत हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये मेरा मन का है, उनके मन का नहीं है, तब वो एक मन दो शरीर होके नहीं रहा। इसमें जो आगे लिखते हैं, एक मन दो शरीर अनुभव करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा निर्विरोध पूर्वक अपने संबंध एवं संपर्क का निर्वाह करना ही अवसर, आवश्यकता तथा उपलब्धि है। उसके आगे का बहुत सुंदर है।
जहां तक मान सम्मान प्रतिष्ठा आदर और यश का प्रश्न है वह पति अथवा पत्नी दोनों में सम्मिलित रूप से रहता है तथा उनमें से किसी एक को भी मिलने पर दूसरे पक्ष में वो समान रूप से बंटता ही है। कितना सुंदर लिखा है। जहां तक मान सम्मान प्रतिष्ठा आदर और यश का प्रश्न है वो उनमें से किसी एक को भी मिलने पर दूसरे पक्ष में समान रूप से बंटता ही है और इसकी स्वीकृति भी है। मैं ये चाहता हूं जो भी मान सम्मान हो वो हम दोनों को इक्वली लगे कि चाहे मेरा हो या उनका हो, हम दोनों को इक्वली लगे कि मेरा सम्मान हुआ तो उनका हुआ, उनका सम्मान हुआ तो हमारा हुआ, इक्वल आवंटन हो। ऐसी स्थिति का मैं बारंबार सतर्कता पूर्वक ध्यान रख के अभ्यास कर रहा हूं कि ऐसी स्थिति को हम प्राप्त कर पाए। इसलिए आवश्यक है कि बारंबार जो उनकी श्रेष्ठता है उसकी पहचान हो, मैं चाहता हूं। यदि नहीं होती है, ये अकेले मेरे का कार्यक्रम होता है, मेरा परिवार व्यवस्था में ही प्रमाणित होना विफल हो जाएगा, मैं परिवार रूप में उपकारी नहीं हो पाऊंगा। तो समाज व्यवस्था में भागीदारी के लिए पहले परिवार व्यवस्था में हमको संतुलन पाना पड़ेगा। तो इसको मैं जो उनकी श्रेष्ठता है उसकी भी पहचान हो, मुझे इसकी आवश्यकता लगती है। यही है नर नारी में संतुलन भी है, नर नारी में असमानता भी का है, यही है। तो जो मेरे प्रति मेरे व्यक्त होने से जो मुझे सम्मान मिल रहा है ये उनको लगे कि ये उनका भी सम्मान है, उनका कहीं सम्मान हो रहा है तो मुझे लगे कि मेरा भी सम्मान है। यही है एक मन दो शरीर होकर के जीना, यही है दाम्पत्य की चरम उपलब्धि। ठीक है रश्मि जी, ऐसी अपेक्षा अपन करें ना, आवश्यक है ना। हम आपके साथ सभी समाज के साथ है तो हम परिवार में रहते हुए ना समाज के भाग हैं, हमारी इनकी भी तो एक रूपता होनी पड़ेगी ना। समाज के साथ एक रूपता के मूल में परिवार में एक रूपता आवश्यक है ना। परिवार में एक रूपता ना हो और हम समाज में एक रूपता को पालें, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। ऐसा सोचना ठीक है। यदि उनको किसी तरीके से ये लग जाए कि भाई बोलने वाले का ज्यादा सम्मान होता है, जीने वाले का नहीं होता है, उनके अंदर क्षुब्धता हो जाएगी, फिर उनमें ये प्रवृत्ति आएगी कि हमको भी बोलना है। तो ये इस अर्थ में बोलने की कामना ना हो, भाई हम दोनों जिस चीज के लिए योग्य है दोनों अपना निर्वाह कर रहे हैं, है ना। ये कोई कम ज्यादा वाली बात नहीं है कि मेरी भागीदारी ज्यादा महत्वपूर्ण और उनकी भागीदारी कम महत्वपूर्ण, इसका मामला ही नहीं है। मेरे अंदर बिल्कुल स्वीकृति नहीं है ऐसी कि मैं ज्यादा महत्वपूर्ण भागीदारी कर रहा हूं, वो कम महत्वपूर्ण भागीदारी कर। हम दोनों इक्वली महत्वपूर्ण भागीदारी कर रहे हैं। बाबा जी माता जी को देखिए, दोनों का एक दूसरे के प्रति कैसा गहरा सम्मान था, कैसा गहरा सम्मान था। बाबा जी जब भी व्यक्त करते थे अपनी साधना का पूरा श्रेय माता जी को देते थे और माता जी भी पूरी तरीके से बाबा जी को जो भी कार्यक्रम है उसके लिए समर्पित थी। जब बाबा जी को ज्ञान हुआ, वो माता जी से पूछने गई। बाबा जी खुद बताते कि मैं माता जी से पूछने गया, आपका कैसा है समझने का, समझना चाहते हैं कैसा है। बोले कि आप समझाने के काम में लगो, मैं सेवा करूंगी, मैं सेवा करूंगी। तो बाबा जी ने उसको स्वीकार किया और वो खूब सेवा की। अजय भैया बताते हैं हम लोग जाते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, जो है सबका कपड़ा साफ करती थी, चाहे उनके घर का बेटा हो या बाहर से कोई आया हुआ, सबके लिए इक्वल। हम लोगों को, जब मैं लाता था ना, मुझे कभी ये नहीं लगा कि बाबा जी अपने घर के लोगों के साथ ज्यादा अच्छा निर्वाह करते हैं, मेरे साथ खराब। मुझे तो उल्टा लगता था, हम लोगों के प्रति ज्यादा स्नेह। सही बता रहा हूं, बाबा जी के साथ हमको लग रहा है हम लोगों के प्रति ज्यादा स्नेह है, ऐसा लगता था। तो ये जो बाबा जी माता जी के बीच में जो एक मन दो शरीर होकर के जीना था, वो अद्भुत उपलब्धि मुझे लगती है। वही है दाम्पत्य, ये पति पत्नी संबंध का जो चरम है वही है। आप सोचिए, बाबा जी के ज्ञान को लेकर के इतनी प्रतिष्ठा हुई, इतने बड़े बड़े लोग आते थे। कभी माता जी को ऐसा लगा होगा कि हमको कोई नहीं पूछने आता है, सिर्फ बाबा जी से सब मिलने आता है? क्या लगता है, ऐसा हुआ होगा क्या? नहीं हुआ। और कभी बाबा जी ने ये कोशिश किया कि अकेले उनकी पहचान हो? क्या अकेले उनकी पहचान हो?
माता जी की भी पहचान हुई। और नियति विधि से देखिए, जहां भी फोटो गया बाबा जी माता जी का ही संयुक्त फोटो गया है। जहां भी आप फोटो लोग लगाते हैं वो किनका लगाते हैं? बाबा जी माता जी का संयुक्त रूप में लगाते हैं। दोनों लोगों ने एक मन दो शरीर होकर के जिया। कोई उसमें ये नहीं था कि इनका कार्यक्रम इनका, हम दोनों का संयुक्त कार्यक्रम है और उसमें हम दोनों का संयुक्त कार्यक्रम है, उसमें हम दोनों अपनी अपनी भागीदारी कर रहे हैं। कोई संघर्ष नहीं है, मेरी भागीदारी कम महत्वपूर्ण, इनकी भागीदारी ज्यादा महत्वपूर्ण, ऐसा दोनों का एक दूसरे के लिए मूल्यांकन ही नहीं था। दोनों का एक दूसरे के लिए मूल्यांकन था, हम दोनों की भागीदारी इक्वली महत्वपूर्ण है। इस आधार पे दोनों का एक दूसरे के लिए अद्भुत जो है सम्मान था। यही चीज मैं अम्बा बुआ में भी देखता हूं। वो पूरी जिंदगी बाबा जी के कार्यक्रम में लगाई और कभी उनको ये नहीं लगा कि जो है उनका सम्मान नहीं होता है। बाबा जी के सम्मान में, माता जी के सम्मान में उनको खुद सम्मान गौरव लगता है। क्या कहा जाए, कितना सुंदर बात है। अब यही चीज सोम भैया, साधन भैया, बागड़िया जी, रण सिंह भैया, किन्हीं का भी मान सम्मान हो, हमको खुद का ही मान सम्मान लगे, सही की पहचान लगे। क्या बात है, क्या बात है, नहीं लगे? भाई इनका मान सम्मान हो रहा है, इनके माध्यम से सही की पहचान हो रही है, खुशहाली है कि नहीं है? सही की पहचान हो लेकिन मेरे माध्यम से हो, सही की पहचान हो लेकिन मेरे माध्यम से हो, फिर क्या है ये अभिमान। फिर क्या हो गया? ये अभिमान, सरलता नहीं है। ये ठीक है? इसलिए जो भी मैं अंकल व्यक्त करता हूं, हमारे में एक मन दो शरीर हो करके जीने का जितना भी बचा हुआ है वो धीरे धीरे हो जाए एक रूपता। इसकी खुशहाली मुझे भी है, हो उनको भी हो। अभी नहीं है, मैं बारंबार उसमें प्रयास कर रहा हूं कि हमारे में एक मन दो शरीर होके जीने का कार्यक्रम निकल आए। ये जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं वो अकेले मेरे का कार्यक्रम नहीं है, हम दोनों का संयुक्त कार्यक्रम है। ये परिवार का संयुक्त कार्यक्रम है, ऐसी मेरी अपेक्षा है। क्यों रश्मि जी, ये ठीक है? ऐसी अपेक्षा रखें, है या नहीं है? रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तभी तो आगे चल पाएंगे ना। यदि ये सिर्फ मेरा कार्यक्रम बनता है, आपका नहीं बनता है, हम लंबा नहीं चल पाएंगे, हम प्रेरणा स्रोत नहीं बन पाएंगे। तो हमारा कार्यक्रम होना पड़ेगा। जो भी सम्मान होगा हमारे में इक्वली आवंटित होना पड़ेगा। तो इस अभ्यास को भी मैं निरंतर ध्यान पूर्वक कर रहा हूं। कहीं से भी इनको ये ना लगे कि मुझे विशेषता, मुझे ज्यादा सम्मान मिलता है, उनको कम। जो सम्मान हो वो हम दोनों को इक्वली मिले, जो भी सम्मान मिले हम दोनों को इक्वली मिले, ऐसी हमारी मैं अपेक्षा रखता हूं। और उसमें हम दोनों की एक दूसरे के प्रति स्वीकृति हो जाए, चाहे मुझे मिले या उनको मिले, मुझे मिले या उनको मिले, हमको दोनों को स्वीकार हो, हम दोनों को मिला। ठीक है अंकल जी, ये ठीक है ऐसा अभ्यास करना। तो बहुत सारे अभ्यास इससे निकल के भी आ रहे हैं ना। ये एक स्थिति है, एक मन दो शरीर का बताया, वैसी स्थिति को पाने के लिए अभ्यास। तो उसको क्या सतर्कतापूर्ण तरीके से जहां भी आवश्यकता अनुसार अवसर बने उसको हम अभ्यास करते हैं। नहीं तो एक गहरा अभी संसार में नर नारी में असमानता फैला हुआ है। नर नारी में जो असमानता हुआ है, इससे नारियां बहुत दुखी हैं और वास्तविकता भी है। जितना स्त्रियों ने किया उनके काम का बहुत अवमूल्यन हुआ, बहुत ज्यादा अवमूल्यन हुआ। पुरुषों ने अपने काम को बहुत अधिमूल्यन किया। पुरुष पैसा कमाए, उन्होंने अपने काम का बहुत अधिमूल्यन किया। स्त्रियों ने घर संभाला, उस काम का बहुत अवमूल्यन हुआ। इसीलिए अब स्त्रियां घर नहीं संभालना चाहती हैं, नौकरी करना चाहती हैं। क्यों? घर संभालने को बहुत छोटा काम माना गया। कैसे आकलित करते हैं? बच्चे संभालना कौन है? दाई तो है, 5,000 में 10,000 रुपये संभाल लेती है। हम ऐसा आकलन करते हैं। खाना बनाना 3,000 में आके खाना बनाती है, ऐसा आकलन करते हैं हम काम का। भाव पक्ष का कितना तिरस्कार करते हैं हम। सारा आकलन पैसे से करते हैं
कि जो खाना बनाना है चलो 5,000 में आके खाना बना देती है, झाड़ू पोछा करना है चलो 5,000 में आके कर देती है, बच्चे को पालना है आई 10,000 आके करती है, आपका काम 20,000 का है, मैं 5 लाख रुपए महीने कमाता हूं, आपकी क्या औकात है? आप सोच रहे हैं? तो स्त्रियों को आया कि भाई हम भी पैसा कमाएंगे, हमारे काम का यदि ऐसा अमूल्यन है तो मैं क्यों ये काम करूं? क्या लगता है स्त्रियां काम करने क्यों आई? पैसा कमाने स्त्रियां क्यों निकली हैं? लड़कियां क्यों पैसे कमाने निकली? क्योंकि उनके काम का अवमूल्यन हुआ, उनके काम का अवमूल्यन हुआ, उनको वो सम्मान नहीं मिला जो पुरुषों को मिला। पैसे का अधिमूल्यन हुआ तो पैसा जो कमा रहा है घर में उसकी चलेगी, वो शासक होगा। घर का शासक कौन होगा? पैसा कमाने वाला। तो घर को व्यवस्था के रूप में नहीं देखा गया। व्यवस्था में अनेक भागीदारियां होती हैं, व्यवस्था में भोजन बनाना भी होता है, व्यवस्था में झाड़ू पोछा भी देना होता है, व्यवस्था में बच्चे का लालन पोषण भी होता है, व्यवस्था में अर्थोपार्जन भी होता है, खेती भी होता है, गौपालन भी होता है, व्यवसाय भी होता है। ये सभी व्यवस्था के आयाम हैं और सभी इक्वली इम्पॉर्टेंट, कम ज़्यादा की बात नहीं है। यदि व्यवस्था की मानसिकता से हम सारे कार्य को देखेंगे तो कम ज़्यादा का प्रश्न ही नहीं बनता है। तो ये कभी किसी स्त्री को ये दबाव नहीं आएगा कि हमको पैसा कमाना है। सारी स्त्रियां पैसा कमाने इसलिए आई क्योंकि उनको वो जो सम्मान चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। क्या लगता है? आप लोग बताइए, ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? स्त्रियों को, जो इतनी स्त्रियां हैं, क्या लगता है? आप लोग बताइए, क्यों पैसा कमाने के लिए स्त्रियां गई? यही कारण है ना, उनके काम को जो सही आकलन होना था वो आकलन नहीं हुआ। क्या मेरा सोचना ठीक है? सही है ना? यही है ना कारण? तो इसमें सुधार की जरूरत है। मैं इसलिए हमारा जो भी परिवार में है सभी इक्वली महत्वपूर्ण है। ये मुझे भी रहे, मेरी पत्नी को भी रहे। इस आधार पर कोई भी काम का अधिमूल्यन ना हो, बोलने का अधिमूल्यन ना हो, परिवार व्यवस्था में जीने का अधिमूल्यन नहीं हो। सभी महत्वपूर्ण है, इक्वली महत्वपूर्ण है। मेरे में भी वो स्वीकृति हो, पत्नी में भी स्वीकृति हो। जो योग्यता का अनुसार वो उसका उस कार्य को निर्वाह करेगा, जो उसके योग्य होगा उसका निर्वाह करेगा। इतना ही है, कम ज्यादा से मुक्त है वो स्थिति। योग्यता अनुसार उसका निर्वाह होगा। ठीक है अंकल जी, ये ठीक है? ऐसा ऐसा सोचना ठीक है? दर्शन में ठीक दिया हुआ है, अपन ऐसा प्रयास करें जी। आपका कुछ था भैया? कहना? हाँ हाँ, अच्छा, क्यों आपके पास आएगा तो फिर समय नहीं मिलेगा किसी और को क्या? अच्छा ठीक ठीक जी। भैया ये जो अभी आपने बताया ना कि मुझे ऐसा लगता है उसमें आप भी सोच के बताइए। परंपरा कोई बोल सकते हैं कि उसमें वो आपको मालूम है अभी जनरेशन्स का बहुत चल रहा है, राइट? बेबी बूमर एंड मिलेनियल, जेन जी, जेन अल्फा, ये सब बहुत चल रहा है, आपने सुना ही होगा, चाहे आप मतलब देखते ना हो इंटरनेट पे, लेकिन ये सब चल रहा है। अभी क्या है कि जैसे हमारे पिताजी और माताजी, उनका समय तो ऐसा बोल सकते हैं कि दे आर इन 70s, दैट्स व्हाई वी आर इन काइंड ऑफ अर्ली 50s। अभी ये थोड़ा अपवाद रूप में जो स्त्री पुरुष का आपने बताया वो सही है, लेकिन जो हमारे जो मिलेनियल्स में हैं या जेन जी में हैं, जो 34 के नीचे वाले हैं, उसमें मुझे लगता है भैया ऐसा तो है, लेकिन और सब भी है काफी कुछ, राइट? जो हम देख ही रहे हैं समाज में। और जो 25s यानी जो दे आर लाइक अ फ्रेशर्स, अर्ली करियर वाले जो लोग हैं, उसमें कुछ और है। तो वैसे मुझे लगता है वो जो समानता वाला भाग है ना, वो तो मुझे लगता है आपने जो बोला वो एकदम सही है, सचोट है। लेकिन मुझे लगता है उसके ऊपर ये भी है कि जो एम्बिशंस और ये सब चीजें, भले हो सकता है आपने बोला वहां से ही आया हो, लेकिन मुझे लगता है विचारों के रूप में अभी काफी बहुत बड़े पैराडाइम शिफ्ट हो गया है स्त्रियों में, ऐसा मुझे लगता है।
पता नहीं आपका क्या सोच है, नॉट नेसेसरी अपने को बात करना जरूरी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भैया, ये मैं मेरी आंखों से और समाज में जो होता हुआ देख पाता हूं। मुझे लगता है पुरुषों में वो कम होता जा रहा है, स्त्रियों में ज्यादा होता जा रहा है, जो महत्वाकांक्षी वाला भाग है, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है यही क्रम है, ये भी मैं और अर्चना तो काफी इस पे बात करते ही रहते हैं। अभी तो मैं ऐसा भी देखता हूं भैया, यू विल बी सरप्राइज टू सी दिस और हियर दिस, पुरुष एक समय पे दारू और सिगरेट नहीं पीना चाहता है, लेकिन स्त्रियां उसको शौक की तरह ले रही हैं, ऐसा है। उनको लगता है कि मतलब सोम भैया तो शिविर में बोलते ही हैं, राइट, जो वीकेंड है वो चिल आउट है, और दूसरा ये भी है कि माई वे और हाईवे, ये सब जो है वो भैया ने कोई से सुना होगा या कोई से बात करके हुआ होगा, लेकिन मैं तो देखता हूँ लिटरली भैया, प्रोफेशनल नेटवर्क्स हैं उस पर भी मैं देखता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। देखिए मेरी बात मैं पहुंचा पाया भैया? बिल्कुल। देखिए, एक तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, वो एक तो क्या है, जो भी हुआ, जो स्त्रियों को लगा कि हमारा शोषण हुआ, दमन हुआ, उसके अगेंस्ट में वो आ गई, तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने भी, पुरुष जो करते हैं वो हमको भी करना है ना। पुरुष शराब पीते हैं, मैं भी पीऊंगा, पुरुष सिगरेट पीता है, वो भी पीऊंगा, पुरुष ये करते हैं, मेरे को वो भी करना है। मैं तो बढ़िया नर नारी में समानता देखा। एक जगह मैं गया था, कहीं बेंगलोर या हैदराबाद, वहाँ एक परिवार में बढ़िया, जब मुझे मेरे दोस्त था बुलाया, तो उसने कुछ पार्टी रखी थी और वहाँ पर वो शराब बना के पिला रहे थे, तो पति पत्नी को पैक बना के दे रहा था, पत्नी पति को, और दोनों एक साथ मिलके पी रहे थे। हमने कहा कितना अद्भुत नर नारी में समानता है। एक जगह पे तो नर नारी में समानता हुआ, कोई हाइट नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तो पुरुष छुप करके पीता था, यहाँ तो खुलेआम एक दूसरे को पिला रहे हैं। बहुत ही बढ़िया नर नारी में समानता हो गया। ये अभी हमने ये सब क्रिया पक्ष में नर नारी में समानता में चले गए। जैसा पुरुष कपड़े पहनते हैं वैसा ही लड़कियां कपड़े पहनेंगी, उसके जैसा क्यों? अब तो उल्टा है भाई, जैसे लड़कियां, कुछ पुरुष भी वैसा बनना चाहते हैं, हेयर स्टाइल ऐसा आ गया, बाहर दूर से पता ही नहीं चले कि लड़का है कि लड़की है। तो ऐसे ये क्रिया पक्ष को लेकर के जो असमानता है, उसमें विचार पक्ष में हम गए ही नहीं, व्यवस्था पक्ष में गए ही नहीं। हम व्यवस्था मानसिकता में जाएंगे ना, तो क्रिया पक्ष जो है वो गौण हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है भाई, क्रिया पक्ष महत्वपूर्ण या व्यवस्था पक्ष महत्वपूर्ण? क्या व्यवस्था? व्यवस्था में मेरी कुछ भागीदारी, आपकी कुछ भागीदारी, इनकी कुछ भागीदारी, सब मिला करके व्यवस्था है। फिर ये अवमूल्यन बंद हो जाएगा। व्यवस्था को हम यदि ध्यान में रखते हैं तो मेरा व्यवस्था में ज्यादा महत्वपूर्ण रोल, आपका व्यवस्था में कम रोल, ये खत्म हो जाता है। सभी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सभी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कम ज्यादा का प्रश्न नहीं होता है। वो पता, संपूर्णता में ही हर एक का मूल्यांकन हो पाता है, सापेक्षता में बड़े छोटे का बोध होता रहता है। संपूर्णता में ही हर एक का मूल्यांकन हो पाता है। तो संपूर्णता हम देखेंगे तभी मूल्यांकन हो पाता है, सापेक्षता में देखेंगे तो मूल्यांकन नहीं हो पाता। ठीक है, तो अपन ये नहीं बोल रहे हैं कि सही हुआ है। नर नारी में समानता मैं इस अर्थ में कहता हूं, जनरली जो मैंने देखा है, पुरुषों में ये क्षुब्धता ज्यादा होती है, ये वाला मेरा तर्क ज्यादा श्रेष्ठ है। घर में स्त्रियां कुछ चुप रहो, तुमको समझ में नहीं आता है, मेरा चलेगा। घर में जो भी होना है वो निर्णय कौन ले रहा है? पुरुष प्रधान विधि से ले रहे हैं ना, पुरुष ही तो लेते हैं प्रधान विधि से। क्यों? तो महिलाओं को लगता है कि यार सही में पुरुष ज्यादा क्या होते हैं, सोचने वाले होते हैं, उनकी वृत्ति ज्यादा डेवलप होती है, ज्यादा सोच। अभी आप देखिए शिविर लेने में भी या साइंटिस्ट में भी देखें, कितने साइंटिस्ट पुरुष हैं, कितने साइंटिस्ट महिलाएं हैं, सोच के देखिए।
अभी धीरे धीरे आप साइंटिस्ट में देखिए ना, कितने साइंटिस्ट जो होते हैं अब धीरे धीरे जो पुरुष हैं उनको दिख रहा है हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं ना, तो जिस घर में जाएंगी उस घर में उसका शोषण होगा। अब पुरुष जो है जागरूक हो रहे हैं, उनको ये लगता है कि हम अपनी बच्चियों को यदि नहीं पढ़ाएंगे तो इनका क्या होगा, शोषण होगा, दमन होगा। तो अब वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं। अब ये बदल रहा है, उनको पता है। वो अपनी पत्नी का शोषण करते हैं, उनके माँ बाप उनकी पत्नी का शोषण करते हैं, मेरी बेटी जहाँ जाएगी वहाँ उसका शोषण होगा। ये खुद शोषण करेंगे, भयभीत रहेंगे बच्ची को लेकर के, अपनी पत्नी का शोषण करेंगे। जैसे ही बच्ची को देखेंगे, अरे यार मेरी बच्ची का भी तो यही होगा, कोई होगा जो इसका शोषण करेगा जैसा मैं अपनी पत्नी का शोषण करता हूं। ये भय रहता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाओ। तो ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत सही हो रहा है। क्या हो रहा है, व्यवस्था को नहीं पहचान पा रहे, ना परिवार व्यवस्था, ना समाज व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था की पहचान के बिना हम कुछ समस्या है उसका कुछ समाधान ढूंढ रहे हैं, उससे कुछ और ही समस्या पहुंचेगा। समाधान नहीं है वो। एक समस्या से हम मुक्त होने के लिए हम जब दूसरी समस्या मोल ले रहे हैं, एक समस्या से मुक्त होने के लिए क्या कर रहे हैं हम, अब दूसरी समस्या मोल ले रहे हैं। अब दूसरी समस्या क्या आ गई है, डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा हो गए। क्यों हो गए हैं भाई, हम भी फाइनेंशियली फ्री हैं, आप भी फाइनेंशियली फ्री। पहले क्या था, एक फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी, अब दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, तो दोनों की मर्जी नहीं, चलो अलग हो जा। यही तो होते जा रहा है ना। तो एक समस्या के समाधान में जब हम दूसरे चीज में गए, उससे अलग ही समस्या खड़ी हो गई। तो समाधान नहीं है ये उससे हम अलग अलग दिशा लेते जा रहे हैं, लेकिन वो भी एक समस्या ही है। इसीलिए इस दर्शन को पढ़ना आवश्यक है, इसके बिना समाधान नहीं है। तो जो भी समाधान संसार देख रहा है वो समाधान नहीं है। मैं इसके बारे में बोल रहा हूं, वो समाधान नहीं है। संसार जो कर रहा है उसके बारे में मात्र बता रहा हूं, वो समाधान नहीं है, क्योंकि उससे अलग समस्या दिख रही है, वो संसार में आपके सामने आ चुकी है ना जी। बस वही इसी विषय पे बात करनी थी कि भाई साहब ने जो कहा वो भी सही है। पिछले 50 साल के अंदर आधुनिकता के नाम पर जो विकास समाज में हुआ, उससे समाज की शुद्धता हमको ज़्यादा शुद्धत की जगह ध्वंस होती हुई दिख रही है। पूरी व्यवस्था अपर होने जाने की जगह पे हमको डाउन होते हुए दिख रही है। और आपने जो आपका किस्सा आपकी श्रीमती के साथ जो बताया, वो अपवाद रूप किस्से में दिखाई देता है समाज के तौर पर। बाकी समाज के अंदर पति पत्नी के संबंधों के अंदर या पारिवारिक संबंधों के अंदर बहुत ज़्यादा दूरियां या प्रश्न समस्याओं का हम देख रहे हैं। तो ये दर्शन बहुत शानदार है, लेकिन काम बहुत कठिन लग रहा है ना। ये पूरे मानव जाति का प्रारब्ध है। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आशावादी बने रहना चाहिए। कठिन है, असंभव नहीं है। ये मान के चले, हम असंभव मान लेंगे तो फिर हिम्मत ही हार जाएंगे। ठीक है, क्यों है, प्रारब्ध बना हुआ है और वो प्रारब्ध लंबा है, कोई बात नहीं। नए अभ्यास से, नए प्रारब्ध से इसको बदला जा सकता है। यही हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्या जिम्मेदारी बनती है, हम इसमें जितनी भागीदारी हो सकते उसको करें, आशावादी बने रहे। कई बार ऐसा सोचे तो लगता है धरती ही नहीं बचेगी, मानव को तो छोड़ दे, धरती ही बचेगी कि नहीं बचेगी, ऐसी निराशा आती है। क्यों हम ऐसी निराशा, अरे आदमी बच सकता है, धरती स्वस्थ हो सकता है, सारी समस्याएं समाधानित हो सकती है, ऐसी आशा के साथ क्यों ना चला जाए, है ना। करके देखते हैं कैसा आएगा, है ना। समय है एक इनका उधर। मैं वो बोलना चाहती थी कि स्त्री को सुविधा में मान लिया, उसको मानव नहीं समझा, इसी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई होगी। क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत देखा है मेरी लाइफ में कि ऐसा होता था कि बच्चियों को जब मम्मी को देखते थे तो ऐसा लगता था कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, कुछ करेंगे, तभी हमारी
अच्छा इच्छा पूरी होगी या फिर हमारा सम्मान होगा? तो वो तो सही है जो आपने बताया है ना। हाँ। आप तो अभी कह रहे हैं, पूर्व में देखेंगे स्त्रियों को ज्ञान का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को ज्ञान का अधिकार नहीं है ना। नारी नरक का द्वार है, कैसी कैसी भाषा लिखी। जो बोल रही पीड़ा क्या, इनको मानव के रूप में स्वीकारा ही नहीं गया, स्त्रियों को मानव के रूप में स्वीकारा ही नहीं गया, ये इनकी पीड़ा है, हमको समझना चाहिए। इसी की वजह से तो ये सब हो रहा है अभी जो हो रहा है ना। तो अब हम क्या करें, हम स्वीकार करना शुरुआत करें। मैं तो आपको स्वीकारता हूं, आप भी मानव के रूप में हैं, आपकी भी क्षमता उतनी ही है जितनी मुझ में है, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं। जब भी आप पूछते हैं उसके प्रति सम्मान है मेरा। आपने जो वो ऐसा बता रहे थे कि भारत में भी आई थिंक वोटिंग का राइट्स वुमन को बहुत लेट मिला। तो मतलब फिर कई बार ऐसा लॉजिक आता ही है कि भाई भारत तो वैसे भी पिछड़ा देश है वगैरह वगैरह, लेकिन यूरोप में कई ऐसे देश हैं जिसको बहुत सालों के, मतलब भारत को मिला उसके बाद मिला वोटिंग राइट्स, यूरोप में भी स्त्रियों को। ईस्ट यूरोप में कई ऐसे देश हैं। तो मतलब आप जो बता रहे हैं नरक का द्वार और ये सब, मतलब हमको ऐसा कई बार लगता है भैया, क्योंकि मैं काफी लोगों के साथ बात करता रहता हूं, मतलब डिफरेंट एज, आई एम टॉकिंग अबाउट 65, 35, 45, 21, ऐसे वुमन लोग भी हैं जो अलग अलग देशों से हैं। उनसे जब बात करते रहते हैं उनकी भी यही समस्या है भैया, मतलब कि उनको पुरुषों के साथ तकलीफ है, पुरुष उनके साथ ठीक से बात नहीं करते, टॉर्चर करते हैं उनको, प्रेशराइज करते हैं। ऐसा वहां पे भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम भारत की बात करते हैं, बट इट जस्ट दैट कि वहां के लॉज और वहां पे ये सब चीजें अलग हैं। लीडर्स को भी देखोगे तो 3-3, 4-4 शादियां। जो अपना ईरान के सुप्रीम लीडर अभी जो गुजर गए या उनको मार दिया गया, उनकी भी 4 पत्नियां थी। तो ऐसा है, मतलब अगर आप देखोगे तो ओवरऑल तो ऐसी ही सिचुएशन है नारियों को लेके, है ना। अभी देखिए एक सती प्रथा खत्म हुआ, पुरुष मर गया तो पत्नी को भी साथ में जला देते थे। मैंने कहा कैसे करते होंगे ये, जिंदा जलाते थे ये 150-200 साल पहले तक यही था ना। और साथ में पत्नी, कई जगह ऐसा होता था पत्नी खुद की अपनी स्वीकृति के साथ करती थी वो लोग। और कैसी, अरे एक मर गया उसके साथ जिंदा स्त्री को जला दे रहे, कितना भयावह होता होगा। अरे मार के जला दे, जिंदा जलाते थे, कैसा नियम था ये। अच्छा स्त्री मर गई तो पुरुष को नहीं जलाना है, पुरुष दूसरा शादी कर लेगा। सती प्रथा जो है ना वो सिर्फ स्त्रियों के लिए थी, पुरुषों के लिए नहीं थी। कितना बड़ा डिफरेंस। क्या स्त्रियों का सम्मान, क्या लगता होगा स्त्रियों को कि क्या है, उनका कोई अस्तित्व तो है कि नहीं है, उनको मानव कहलाने का हक है कि नहीं है। तो ये सब धीरे धीरे हम तो कम से कम इसको ठीक करें। जो फिर से वो अधिमूल्यन भी ना हो जाए, वो अधिमूल्यन भी ना हो जाए, सम्यक सही आकलन ठीक है। नर नारी समानता जीवन के आधार पर होगा, जीवन में समानता के आधार पर नर नारी में समानता। वंश के आधार पर हम फिर करने जाएंगे, फिर वो हम भेद कर रहे हैं। जीवन के आधार पर नर नारी में समानता। और जो नए शरीर का निर्माण होता है वो स्त्री पुरुष के संयोग से होता है, बस इतना रखा जाए। और हम जहां हैं, हम अपने बीच में तो पहले इस बाधा को दूर करें। नर नारी में असमानता पहले अपने दिमाग से तो निकालें। हमारी स्त्री को, मेरी पत्नी को तो ये लगे कि हम उनका इक्वली सम्मान करते हैं, जितना मैं अपने को मानता हूं उनको भी उतना ही मानता हूं, पहले उनको ये लगे। सभी पुरुषों को पहले ये स्थापित होने की जरूरत है। धीरे धीरे बदलेगा, क्या तकलीफ है। ये ठीक है, हो ही रहा है, धीरे धीरे बदल ही रहा है जी। उसमें मेरे को एक स्टेटमेंट ऐड करना है। जहाँ शब्द लिखा है कि स्त्री को ज्ञान का अधिकार नहीं है, वो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हुआ है।
संतों कहते हैं कि उसका प्रोनाउंसिएशन ये होना चाहिए कि स्त्री को ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जन्म से ज्ञानी है, वो माता है, वो सेवाभावी है। आपने बोला वो सरलता उसमें जन्म से इनबिल्ट है, वो पूरे परिवार की सेवा करती है, इसलिए इसको अलग से ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं है। उसका प्रोनाउंसिएशन धर्म में ये है, बट कहीं ट्रांसलेशन में कुछ गलती हो गई है। इसलिए तो कहते हैं कि बेटियां भी माता ही है ना, क्योंकि आप स्टार्टिंग से देख लो कि अगर मान लो पिता थक के आएंगे तो भी बेटी वैसे ही ध्यान देगी उनका जैसे माता देती है ना। देखिए, सही स्वरूप में पहचान किया जाए, है ना, कहीं पर भी कुछ भी किया गया है ना, उसमें जो भी कमी है उसको पूरा कर लिया जाए, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन इतना ही है, नर नारी में असमानता दिखती है, नारियों को लगता है, तो अब क्या किया जाए? प्रमाण रूप में तो यही है, नारियों को लगता है कि नर नारी में असमानता है, क्या किया जाए? जी बोलिए। आप जो कह रहे थे कि स्त्रियों को ऐसा लगता है जिसकी वजह से वो समान बनने की बजाय और बिगड़ रहा है, और आप जो बोल रहे थे कि व्यवस्था में अगर हो जाए तो इसकी ज़रूरत नहीं है, पर जब तक सबको ये स्वीकार नहीं होगा कि दोनों इक्वल है तब तक व्यवस्था में नहीं आएगा। ये सही है, देखा जाए तो परिवार व्यवस्था में हो सकता है, समाज व्यवस्था में नहीं होगा, परिवार व्यवस्था में होगा। वो पुरुष समझ तभी होगा, परिवार के सभी लोग समझ जाएं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। वो अगर समझते तो ये हालत बनती ही नहीं ना। तो इसलिए पतियों को भी समझने की जरूरत है, पत्नियों को भी समझने की जरूरत है, घर के सभी सदस्य को समझने की जरूरत है। मेरा पर्टिकुलर ऐसा मानना है कि पुरुषों को ज्यादा समझने की जरूरत है। वो एक बार अगर वो समझते तो फिर हमको तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। और आप जो बोल रहे हैं कि व्यवस्था में जब तक पुरुषों को ये समझ नहीं आएगा कि अगर वो घर नहीं संभालेगी तब तक घर नहीं चलेगा, मतलब दोनों की साथ के बिना घर नहीं चलेगा, तब तक व्यवस्था में ये आएगा ही नहीं ना। समझ, एक चीज पहले कर लें, दोनों को व्यवस्था समझना पड़ेगा, दोनों को व्यवस्था का चित्रित होना पड़ेगा, इससे समाधान निकल जाएगा ना। कम ज्यादा को छोड़ दे, यही कम ज्यादा के चक्कर में हम फंसे, फिर से कम ज्यादा पे आ गए। फिर हम जो क्या कहना, पुरुष भेद क्यों करें? ये कर लें, ये कर लें, पुरुष को भी समझना है, स्त्रियों को भी समझना है, कोई भेद नहीं है इसमें ना। पुरुष को भी समझना है, स्त्रियों को भी समझना है। हम फिर कैसे कहेंगे ना पुरुष को ज्यादा समझना है? ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मान लो कि हमको तो पता ही है कि ये होना चाहिए, लेकिन जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक तो हमारे बदलन नहीं। दोनों को समझने की जरूरत है, ये ठीक है, दोनों को समझने की जरूरत है, हर मानव को समझने की जरूरत है। मानव कह दिए तो स्त्री पुरुष दोनों आ गए, हर मानव को समझने की जरूरत है, क्योंकि हर मानव भ्रमित है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, काम खत्म। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और बाकी है, कल आप आओगे? ले लें? ठीक, चलिए ठीक है, सभा की अनुमति हो गई, बताओ। और एक इच्छा का जो बाकी था मेरा, वो इच्छा में आप जैसे बोल रहे थे कि जैसे हम जो भी चीज़ें देखती है हर चीज़ की इच्छा संभव नहीं, जैसे इच्छा का पूर्ति संभव नहीं है, वो तो समझ में आया, लेकिन ऐसा आपने ऐसा क्यों बोला कि जितने भी देखते सबकी इच्छा करना भी संभव नहीं है, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि देखो, देखते तो हम बहुत सारा कुछ है, उसमें से कुछ से डीपली हम आकर्षित हो जाते हैं, हर एक चीज से थोड़ी आकर्षित होते हैं, किसी चीज से डीपली आकर्षित हो जाते हैं, वही हमारी चाहना में आता है। ऐसे अनुभूति का बहुत सारे खिलौने देखती है, अब वो हुआ तो वो एयर बबल गन से ही आकर्षित हुई, खिलौने तो और भी देखती है, देखा तो बहुत सारा खिलौना, उसमें से बबल गन के ही प्रति आकर्षित हुई। देखा होगा बहुत सारा खिलौना ना, उसमें से एक खिलौने के प्रति आकर्षित हुई, इसकी बात हो रही है। ठीक है, और बताओ। जैसे आप बोल रहे थे कि उनकी ये मतलब छोटी बेटी है उनका कि ये इच्छा है तो ये पूरी करनी पड़ेगी।
अब आप उनकी हर इच्छा पूरी करोगे तो वो हाँ सारी इच्छा की करेंगी ना। नहीं, फिर अब करने वाले भाग पे मैं तो प्रारब्ध को समझाने के लिए वो बोल गया, हम सही गलत के निर्णय पे चले गए। मैं वो सिर्फ प्रारब्ध को समझाने के लिए, मैं गलत सही की बात नहीं कर रहा हूं, प्रारब्ध को समझाने के लिए, उस परिभाषा को समझाने के लिए उदाहरण लिया, उसको समझाने के लिए उदाहरण ले लिया, इतना है। ठीक है, और कुछ? आराम से खत्म हो गया। बढ़िया। अध्ययन में मन लगाने से बहुत उपलब्धि होगी और आप लोगों को अध्ययन करना चाहिए। ठीक है जी, बोलिए। जैसे आप बोल रहे थे कि लोग भ्रमित मानव है कि उनको पता नहीं है कि वो खुद को शरीर मानते हैं, इसकी वजह से उनके मन में जो आया, मतलब अब तक जो वो करते आ रहे थे, इसकी वजह से ये इसमें जल्दी नहीं जुड़ पाते। तो मैं अपनी बात करूँ तो हमारे घर में तो पहले, मैं जब से छोटी थी तब से मुझे पता है कि मैं और शरीर दोनों अलग है, शरीर का मरना संभव है, आत्मा का नहीं है। तो फिर भी जैसे आपने बोला पता नहीं था इसलिए हम इसमें ज़्यादा जुड़े, संसार में ज़्यादा जुड़े, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। पर मेरे को तो ये पहले से पता था, तो फिर क्यों ऐसा हुआ? पहले से जब पता ही था तो फिर क्यों ऐसा कि इसमें ज़्यादा जुड़े? मानने में है ना, जानने में नहीं है ना, मानने में है। तो ऐसा देखा जाए तो जानने में आया, मानने में नहीं आया, तो ऐसा ही हुआ ना इसका मतलब? मानने में आया है, जानने में नहीं आया। नहीं, मैं बचपन से सुना है मैं जीवन शरीर हूं, मैं जीवन शरीर हूं, ये मानने में है, जानने में नहीं है। लेकिन उपलब्धि है, वो मानने में आया है, तभी तो बैठ करके इतना पूछ रही हो। वो मानने में नहीं आता तो बैठ के पूछती भी नहीं, यहाँ बैठती ही नहीं। कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरे जानने में आया, मानने में नहीं आया था, इसलिए देखा जाए तो मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि अगर मानने में आया होता तो आचरण में बचपन से आया होता। जानने में आएगा तो निरंतरता है, मानने में आने में निरंतरता नहीं है। यहाँ बैठे हुए एक भी आदमी में जानने में नहीं आया है, हम सभी मानने में। हाथ खड़ा करके देखो, पूछ कितने लोगों को ये जो है मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व हूँ जानने में आ गया है, मानने में कितने लोगों के आ गया है? ये देखो, अभी देखो पेश पर, जानने में कितने लोगों को आया है? एक को भी नहीं आया। देखा जाए तो जानने के बाद मानना नहीं होता। मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, रोक ले, कल मिले। तो ये जो चर्चा है, अभी अभ्यास क्या और आगे करना है वो खुला नहीं है, अभी तो एक ही अभ्यास, क्या? शास्त्राभ्यास, उसी को करना है। और मेन तो महत्वपूर्ण वही भाग है, वो खुलेगा तब तो आगे का रास्ता खुलेगा। उससे भी आगे की हम लोग बात करेंगे कल। ठीक है, आज रोक लेते हैं।